लू शेंग का परिवार भ्रूण पालन वाले ग्रह पर अपनी नई जिंदगी में बस जाता है। नीले ग्रह से रिश्तेदारों और दोस्तों का एक बड़ा समूह एक ट्रांसपोर्ट जहाज से उतरता है, जो इस खूबसूरत नई जगह पर एक साथ होकर खुश दिख रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण जिंदगी में कुछ सख्त अनुशासन भी शामिल है। लू शेंग अपने हाथ बांधकर एक खेत में खड़ा है, अपनी बहन किंग्या को देख रहा है। वो उसे कड़ी ट्रेनिंग करवाता है, ये कहते हुए कि उसने टूर्नामेंट के दौरान बहुत ज्यादा मस्ती की और उसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि किंगी शरारत में रोती है और शिकायत करती है कि वो उसे खेलने नहीं दे रहा है, इसलिए वो एक तानाशाह है। लेकिन परिवार आखिरकार उस शांति को महसूस कर रहा है जो उन्हें सालों से नहीं मिली थी। अचानक लू शेंग का ध्यान उसके डिवाइस पर एक अलर्ट पर जाता है, जिससे शांत दोपहर का माहौल टूट जाता है। वो स्क्रीन पर देखता है और उसे बैटल फ्रंट के कमांडर इन चीफ का एक अर्जेंट कॉल आता है। एक होलोग्राम दिखाई देता है जिसमें लंबे बालों और नुकीले कानों वाला एक गंभीर दिखने वाला कमांडर होता है। ये कमांडर भयानक खबर देता है। उन्होंने गहरे भूमिगत गुफाओं में एक लेवल 11 मार्शल आर्टिस्ट और 4 लेवल 10 योद्धाओं को खो दिया है, जिनके कोऑर्डिनेट्स लू शेंग ने उन्हें दिए थे, जिसका मतलब है कि खतरा उनके सोचे हुए से कहीं ज्यादा बुरा है। ये जानकारी सुनकर लू शेंग का चेहरा काला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि जब वो नीले ग्रह से दूर था तो जिस अकल्पनीय परछाई का उसने पहले सामना किया था, एक रहस्यमयी दुश्मन, शायद वो विकसित हो गया है और उससे लड़ने के लिए नए बुरे तरीके बना लिए हैं। ये एहसास होने पर कि प्रलय तक की अनुमानित 6 साल की समय सीमा शायद कम हो रही है, लू शेंग फैसला करता है कि उसे अपनी प्रगति तेज करनी होगी। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और तुरंत मजबूत होने के लिए बंद कमरे में ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। वो अपने मन को सपनों की दुनिया में ले जाता है। इस मानसिक दुनिया के अंदर एक विशाल ब्रह्मांडीय जगह में एक आध्यात्मिक प्राणी के रूप में दिखाई देता है। लू शेंग अपनी शक्तियों का विश्लेषण करता है। वो एक हाथ में नीली ऊर्जा और दूसरे हाथ में सुनहरी ऊर्जा रखता है, ये सोचते हुए कि आग का यिन पक्ष, जो ठंड, क्षय और चुपके से हमला करने का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें बहुत ज्यादा क्षमता है। वो सोचता है कि क्या वो इस यिन दाव को अपने विस्फोटक तारकीय दाव के साथ मिला सकता है। वो इसे आजमाने का फैसला करता है, जिससे दोनों ऊर्जाएं उसके चारों ओर तेजी से फैलने लगती हैं। सिस्टम इस कोशिश को पहचानता है, ये बताते हुए कि दोनों दांवों का विलय शुरू हो रहा है। एनर्जीज एक शानदार नज़ारे में टकराती हैं, जो एक सुनहरे फीनिक्स और एक नीले ड्रैगन की तरह दिखती हैं, जो एक होने के लिए लड़ रहे हैं। जोर लगाते हुए लू शेंग सिस्टम से इस फ्यूजन की प्रोग्रेस चेक करने के लिए कहता है। हालांकि उसे एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखती है जिसमें प्रोग्रेस रेट सिर्फ 0.00000003% है, जो लगभग नामुमकिन नंबर है। लू शेंग पूरी तरह से हैरान और पसीने से तर हो जाता है, निराशा में चिल्लाता है कि ये बहुत हो गया और इतनी कम सक्सेस रेट का कोई मतलब नहीं है। ये महसूस करते हुए कि इतनी कम सक्सेस रेट के साथ अपनी शक्तियों को सीधे मिलाना नामुमकिन है, लू शेंग तय करता है कि उसे अलग-अलग हिस्सों को अलग से ट्रेन करना होगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे ध्यान से देखता है। अचानक उसकी हथेली के बीच में एक अजीब कटी हुई पुतली वाली आंख खुलती है। वो देखता है कि ये एलियन शरीर ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष से आया है, जो इसे उसी अंधेरे स्रोत से मार्शल आर्ट के लिए एकदम सही जरिया बनाता है। जैसे ही वो बदले हुए हाथ को देखता है, वो इस शक्ति की प्रकृति के बारे में सोचता है। लू शेंग को अपने पिछले जीवन में पढ़ी एक नॉवेल याद आती है, जिसमें मुख्य किरदार ने एक बहुत शक्तिशाली तकनीक विकसित की थी, जो एक ही समय में दिव्य और राक्षसी दोनों स्वभावों को शुद्ध करती थी। इससे किरदार जब चाहे तब भगवान और राक्षस के बीच स्विच कर सकता था। वो इस विचार की कल्पना करता है। एक भगवान के रूप में व्यक्ति सूरज की तरह राजसी और चमकदार होता है। राक्षस के रूप में व्यक्ति रहस्यमयी, चालाक, ठंडा और शक्तिशाली होता है, जो नीली और सुनहरी एनर्जी के घूमते हुए घेरे के बीच खड़ा होता है। लू शेंग सोचता है कि हकीकत अक्सर कल्पना से आती है। वो अपनी अमरता और बदले हुए सेल्स को एक साथ विकसित करके एक परफेक्ट मार्शल ताओ बनाना चाहता है, जो भगवान और राक्षस का एक ऐसा सर्वोच्च रास्ता बनाएगा जो पहले कभी मौजूद नहीं था। हालांकि उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी योजना में एक बड़ी कमी का एहसास होता है। उसकी हथेली पर बनी आंख टूटने लगती है और गायब होने लगती है। वो समझता है कि उसका तारकीय ताओ, उसका सर्वोच्च शरीर, बहुत ज्यादा मजबूत है। बदले हुए सेल्स उसके जबरदस्त पवित्र शक्ति से पूरी तरह से दबने से पहले केवल एक पल के लिए दिखाई दिए, जिससे उन्हें जीवित रहने की कोई जगह नहीं मिली। अकेले तो उसके अमर सेल्स के साथ मिलने की बात ही छोड़ दें। जैसे ही उसे फंसा हुआ महसूस होता है, एक नया विचार आने पर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं।
वो तेजी से मुड़ता है, ये महसूस करते हुए कि ये फ्यूजन उसके मौजूदा शरीर पर काम नहीं करेगा। लेकिन उसके पास अभी भी एक और ऑप्शन है। वो अपने म्यूटेटेड क्लोन के बारे में सोचता है, जिसे वो नीले तारे पर छोड़ आया था। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो अपने दिमाग को अंतरिक्ष की विशाल दूरी में भेजता है। 500 प्रकाश वर्ष पीछे नीले तारे तक जाता है। उसका दिमाग पानी के अंदर एक अंधेरी गहरी गुफा की गहराई में जाता है, जहां उसकी मुख्य चेतना धीरे धीरे जागने लगती है। खाई के अंधेरे में कई आंखों वाला और हिलने वाले टेंटिकल्स वाला एक विशाल डरावना लाल राक्षस दहाड़ता है, जिससे गहरा पानी हिल जाता है। लू शेंग की चेतना अपने इंसानी रूप के एक आग के जैसे भूतिया रूप में दिखाई देती है और इस जानवर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो उस विशाल जीव अपने ही क्लोन को देखता है, उसके विकास से पूरी तरह हैरान है। वो अविश्वास में सोचता है कि ये इतना विशाल कैसे हो गया और इतने बड़े आकार तक पहुंचने के लिए इसने कितने जीवों को खाया होगा। समुद्र की गहराइयों में म्यूटेटेड क्लोन, जो अब एक डरावना कई आंखों वाला लाल जानवर बन गया है, क्रूर कौशल से शिकार करता है। एक डरावनी उत्सुक मुस्कान के साथ वो एक विशाल कवच वाली मछली पर झपटता है, उसे पानी से बाहर खींच लेता है। क्लोन बेरहमी से अपने शिकार को फाड़ता है, उसे खून और बुलबुलों के बादल में खाता है, हर निवाले के साथ और मजबूत होता जाता है। लू शेंग का आध्यात्मिक रूप इस हिंसक भोजन को देखता है, लेकिन उसका ध्यान अचानक हट जाता है। उसे एक अजीब फुसफुसाती आवाज़ पानी में गूंजती हुई सुनाई देती है, जो प्यार से कहती है, यहाँ आओ और अच्छे लड़के, जैसे किसी पालतू जानवर को बुला रही हो। जब वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। वो ऊपर देखता है और जम जाता है। क्लोन के ऊपर खाई की अंधेरी जगह को भरते हुए अनगिनत विशाल चमकती नीली आंखें हैं। वे नीचे के दृश्य पर टिकी हुई हैं, तीव्र दबाव के साथ घूर रही हैं। उनकी भारी संख्या अत्यधिक है। लाल क्लोन और लू शेंग के छोटे भूतिया रूप पर देखने वाली आंखों की छत की तरह मंडरा रही हैं। लू शेंग वापस घूरता है, उसकी जलती हुई भौहों पर पसीना आ रहा है। वो सोचता है कि ये दृश्य कांच के एक टुकड़े पर चिपकी हुई अनगिनत आंखों जैसा दिखता है, एक सच में डरावनी छवि। हालांकि वो स्थिति का विश्लेषण करता है, ये ध्यान देते हुए कि पिछली बार जब उसने इस उपस्थिति को महसूस किया था तो इन आंखों में खालीपन नहीं था। उसे सदमे के साथ एहसास होता है कि वे एक बहुत ही मानवीय भावना दिखा रही हैं। एक विशाल आंख की पुतली पर ध्यान केंद्रित करते हुए वो तुरंत भावना को पहचान लेता है, ये शुद्ध नफरत है। आंखों से जुड़ी एंटिटी फिर से बोलती है, उसकी आवाज़ गहराई में गूंजती है। ये म्यूटेटेड क्लोन को और खाने और जल्दी बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, राक्षस को एक कीमती हथियार की तरह मानती है जिसे बनाया जा रहा है। फिर एक विशाल आंख एक भयानक दांतेदार मुस्कान में बदल जाती है। आवाज़ अपना असली बुरा मकसद बताती है, क्लोन को मजबूत होने का आदेश देती है ताकि वो आखिरकार उसे पकड़ सके, जिसका मतलब है कि ये एंटिटी विशेष रूप से लू शेंग का शिकार करने के लिए क्लोन को पाल रही है। रहस्यमयी एंटिटी अपनी डरावनी फुसलाने की कोशिश जारी रखती है, क्लोन को यहाँ आने का आदेश देती है। जवाब में विशाल लाल राक्षस हिलने और सिकुड़ने लगता है। लू शेंग देखता है कि क्लोन बात मानता है। उसका रूप मुड़ता और छोटा होता जाता है जब तक कि वो इंसान जैसे आकार में बदल नहीं जाता। नतीजा लू शेंग का ही एक काला बुरा वर्जन है, एक दुष्ट मुस्कान वाला परफेक्ट क्लोन जो बैंगनी भ्रष्ट एनर्जी से चमक रहा है। लू शेंग इस बदलाव को समझ और नफरत के मिले जुले भाव से देखता है। अब वो समझ गया है कि ये पूरा सेटअप शुरू से